नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 58 नंबर का लेक्चर है। और पॉलिटी में हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम? देखो, पॉलिटी सीरीज़ में हमने पॉलिटी को 10 यूनिट में डिवाइड किया था। उसमें सबसे पहला यूनिट जो था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, जिसमें हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फ्रेम किया था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, उससे पहले क्या चीज़ें थी, फिर बाद में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें डाली थी, फंडामेंटल राइट्स क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या था। ये जो सारे के सारे बेसिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ये हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें हमने कवर कर ली थी। बाद में हमने 2 नंबर का चैप्टर यूनिट देखा था, उसमें था सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था 1947 से लेके 1950 तक, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, तो उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट होगी वो कौन सी गवर्नमेंट होगी, तो वो जब डिसाइड हुआ था तो वो पूरा चैप्टर इसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कैसे टाइप की गवर्नमेंट होगी हमारे यहाँ पे, प्रेसिडेंशियल टाइप होगी या पार्लियामेंट्री टाइप होगी। तो पार्लियामेंट्री जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऐसे टाइप की गवर्नमेंट होगी, ये हमने देखा था उसमें। तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी, सेंट्रल स्टेट का रिलेशन क्या होता है, इमरजेंसी क्या होता है, इंटर स्टेट का रिलेशन क्या होता है, ये छोटी छोटी सारी चीज़ें हमने इसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाले चैप्टर में देखी थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की चीज़ डाली गई थी, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनकी कमिटीज़, ये सारी की सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, ये इस चैप्टर में डाली गई थी। बाद में उसके बाद उन्होंने डाला था स्टेट गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो, उनकी कमिटीज़, हाई कोर्ट, ये सारी की सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये जो चैप्टर है स्टेट गवर्नमेंट इसमें डाली थी। उसके बाद हमने देखा था लोकल बॉडीज़ में हमने देखा था म्यूनसिपैलिटीज़ एंड, मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह वो सारी चीज़ें होती वो। और उसके बाद पीआरएस सिस्टम, पंचायत राज सिस्टम, जिसमें ग्राम पंचायत, जेडपी, जिला परिषद और पंचायत समिति वगैरह जो सारी चीज़ें होती, ग्राम पंचायत, वो हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरिया। अब यूनियन टेरिटरी हमने क्या देखा था, हमारे देश में जो जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने थे, पहले 7 थे, अब +2 ऐड हो गए। 2 कौन से? जम्मू कश्मीर को 2019 में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाइफरकेट कर दिया था 2 यूटी में, एक थी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। तो टोटल मिला के अभी फिलहाल हमारे देश में 9 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये 9 यूनियन टेरिटरीज कहाँ पे है, इनका लोकेशन क्या है, इनकी कैपिटल्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये हमने देखी थी यूनियन टेरिटरीज में। और स्पेशल एरियाज में हमने ये देखा था कि हमारे देश में कुछ ऐसे एरिया है जो स्पेशल एरिया, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो गुजरात है, गुजरात में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो गल्फ ऑफ कच्छ है, वो उसमें जो कच्छ जो एरिया है वो एकदम क्या बोलते हैं, ड्राई एरिया है। उसके बाद महाराष्ट्र में मराठवाड़ा है, विदर्भ है, ये जो एरिया है ना स्पेशल एरिया है, इसके लिए ना हर एक स्टेट गवर्नमेंट है उनको कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ती है इनके डेवलपमेंट के लिए। तो वो स्पेशल एरियाज कौन से वो भी हमने देखा था इसमें। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये जो यूनिट है 7 नंबर का यूनिट, इसको स्टार्ट किया था। और इसके अंदर हमने लगभग अब तक ये जो 6 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये चीज़ें अब तक कवर की थी। और आज के लेक्चर में हमें देखना है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये हमें आज के लेक्चर में देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे अब तक हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ थी, प्रीवियस हमने 2 कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज जो थी देखी थी प्रीवियसली, वो थी नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, एंड दूसरी थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये 2 थी, समझ गए। तो हमने ये जानने की कोशिश की थी, मतलब पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आर्टिकल 338, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सब एक ही आर्टिकल डाला गया था, उस आर्टिकल नाम था आर्टिकल 338। ओके, इस आर्टिकल में क्या डाला था, ये इसमें ये लिखा था कि स्पेशल ऑफिसर, एक स्पेशल ऑफिसर होगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1900, मतलब मैं 1950 की बात कर रहा हूँ, एक स्पेशल ऑफिसर होगा जो कि डील करेगा सारे जो वेलफेयर की मतलब चीज़ें, एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, उसको डील करेगा कौन? एक बंदा, स्पेशल ऑफिसर, जो कि आर्टिकल 338 के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। तो जब आज़ादी मिली हमें तो काफ़ी साल तक ये जो एससी और एसटी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स, इनके वेलफेयर, इनके अगर इनसे रिलेटेड कोई लॉ बन रहा है तो उसके रिकमेंडेशन, सारी चीज़ें जो है वो ये बोर्ड करता था। कौन सा बोर्ड? नेशनल कमीशन, सॉरी, ये आर्टिकल में जो चीज़ लिखी थी, मतलब स्पेशल ऑफिसर जो था, ये स्पेशल ऑफिसर जो था आर्टिकल 338 में जो डाला गया था, सारी चीज़ें ये बंदा करता था, अकेला बंदा, मतलब एक बंदा अपॉइंट किया जाता था उसके लिए। बाद में क्या हुआ, बाद में 1979 में ये हुआ कि इसका जो ये था, मतलब ये जो ऑफिसर था, इस ऑफिसर को 1979 में, उसके बाद 1987 में भी एक रिजोल्यूशन पास किया, पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास किया गया। और ये जो स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एसटी था, इसका नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, ऐसा डाला गया था। और 1989 में फिर इन्होंने इसको मतलब लागू कर दिया कि ये जो उन्होंने मतलब मल्टी मेंबर बना दिया था। ये जो रिजोल्यूशन पास किया था ना, कौन सा, 1987 का, इन्होंने सिंगल बंदा था ना, इन्होंने क्या कर दिया, मल्टी मेंबर बॉडी बना दी इसको। और फिर 1989 में 1979 में इन्होंने
नहीं 89 में 1989 में इन्होंने क्या कर दिया, ये मल्टी मेंबर बॉडी जो थी उसका नाम कर दिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो ये बॉडी वहाँ पे काम कर रही थी। कब तक? एक ही बॉडी थी, मतलब दोनों के लिए एक ही था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट एक ही था। फिर बाद में क्या हुआ, 2003 में इन्होंने इसको बाइफर्केट कर दिया। बाइफर्केट कर दिया मतलब दो हिस्सों में बांट दिया। इन्होंने बोला कि एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होगा और एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब होगा। अब आर्टिकल तो एक ही था, आर्टिकल 338, समझ गए। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये आर्टिकल 338 ना, इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल जो क्राइम शेड्यूल कास्ट है इसको डाल दिया, और इन्होंने एक आर्टिकल उसमें इंसर्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाके 2003 में कि आर्टिकल 338A, और उसमें इन्होंने ये लिख दिया कि आर्टिकल 338 जो है उसमें सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होगा। और ये जो इन्होंने नया आर्टिकल डाला कब, 2003 में जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई, उसमें इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोला एक नया आर्टिकल हम इंसर्ट कर रहे हैं इसमें, जो पहला आर्टिकल था उसमें, जिसका नाम है आर्टिकल 338A, ये डील करेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से। समझ गए, इन्होंने ऐसे 2 आर्टिकल यहाँ पे डाल दिए। और भी काफ़ी नेशनल कमीशन थे, नेशनल कमीशन फॉर वुमन, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ऐसे काफ़ी कमीशन थे जो अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर काम करते थे। समझ गए। अब ये इनको तो कॉन्स्टिट्यूशनल ये क्यों खास है, ये इसलिए खास है क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, इनको संवैधानिक दर्जा मिला है। ये समझ गए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट मतलब लीगली इन्फोर्सेबल है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला है। तो ऐसे 2 आर्टिकल मतलब 2 कमीशन तो यहाँ पे थे एससी और एसटी के लिए, और एक कमीशन था जो कि एससी एसटी के मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं मिला था, उसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। समझ गए, जो कि हमारे आज के आर्टिकल में हम देखने वाले नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब इससे पहले क्या होता था, इससे पहले एक्चुअली ना ये जो काम था ना बैकवर्ड क्लासेस का काम था, वो इसी के पास था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट था। ये कमीशन ही बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम देखता था। बट होता क्या था, बैकवर्ड क्लासेस को इग्नोर किया जाता था, मतलब से ढंग से रिपोर्ट नहीं बनाई जाती थी। मतलब नेशनल कमीशन फॉर एसटी जो है ये शेड्यूल कास्ट के लिए तो बढ़िया काम करता था, बट जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए सही से काम नहीं होता था। इसलिए काफ़ी समय से ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये अलग एक ये जो मतलब कमीशन है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। तो काफ़ी बार पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल आया, पर कुछ मेजोरिटी न होने की वजह से, एक तो लोकसभा में मेजोरिटी होती थी, एक तो राज्यसभा में मेजोरिटी होती थी किसी पार्टी की, दोनों जगह मेजोरिटी न होने के कारण ये बिल पास ही नहीं हो पाया काफ़ी दिनों तक। बट बाद में क्या हुआ, बाद में अभी 2018-19 में इस बिल को पास किया गया, और उसमें फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसको ना एक्चुअली इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने शुरू में वहाँ पे जो आर्टिकल डाले थे 338, ये किससे डील करता है, नेशनल कमीशन फॉर एससी। 2003 में इन्होंने क्या कर दिया, 338 ये डाल दिया, समझ गए, 2003 में। और इसको इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोला कि ये आज से ये आर्टिकल डील करेगा नेशनल कमीशन फॉर एसटी से रिलेटेड। 2000 इन्होंने क्या कर दिया पता है, वापस एक आर्टिकल इंसर्ट कर दिया 338B, और इन्होंने बोला कि ये डील करेगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। समझ गए अब कैसे झोल होता है, मतलब कैसा होता है पार्लियामेंट में। ये क्या करते हैं, जो आर्टिकल ऑलरेडी उसमें इंसर्ट कर देते ABCD, और नया फिर गेम खेलते रहते, मतलब आर्टिकल वही रहेगा। जैसे इन्होंने अभी आपने सुना होगा गरीबों के लिए जो सोशल वेलफेयर की एक स्कीम लाई थी, जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए ना, पिछले साल मोदी जी ने स्कीम लाई थी। उन्होंने बोला था वो जो लोग हैं इनको 2000 रुपये मिलेंगे, ऐसे कुछ तो स्कीम थी, समझ रहे। उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया पता है क्या, इन्होंने आर्टिकल 15 जो था ना इसको अमेंड कर दिया था, उसमें समझ रहेगा क्लॉज इंस्टॉल कर दिया था। जो क्लॉज होती है ना, क्लॉज 4 नया डाल देंगे या बी डाल देंगे आर्टिकल में 15B 15C, समझ गए। और इसमें फिर ये ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, एडिट करना हो इसको इन्होंने कुछ चीज़, तो समझ गए, ऐसा चलता है पार्लियामेंट का खेल। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमें देखना है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो चीज़ है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था वो हमें देखना है। तो इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है क्या, इसका बैकग्राउंड जो अभी हमने डिस्कस किया वही चीज़ है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, इसके पास पावर और फंक्शन क्या है इसके, इतनी चीज़ें हमें देखनी। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, यही देखते हो यहाँ पे एक 102 मतलब 102 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2008 में, जिसने ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस मिनिस्ट्री के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत काम करता था। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या, ऐसी बॉडी जो एक पार्लियामेंट में एक्ट लाके बनाई गई है। पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया लोकसभा से राज्यसभा से, फिर उसको प्रेसिडेंट ने उस पर असर दिया और उस बिल के तहत एक बॉडी बनाएगी, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बोलेंगे उसको, समझ गए। तो ये पहले स्टैट्यूटरी बॉडी था किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। पर बाद में हुआ ऐसा कि 2018 में ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, और उसमें ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी थी इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन्होंने ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, समझ गए। इट हैज़ अथॉरिटी टू एग्जामाइन द कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर मेजर रिगार्डिंग द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ये जो SCBC है, सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस है,
इनके लिए रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है उसको एग्जामिन करने के लिए और इनसे रिलेटेड जो वेलफेयर की स्कीम है मतलब वेलफेयर मेजर करने के लिए ये अथॉरिटी काम करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। समझ गए, प्रीवियसली इस मिनिस्ट्री में काम करते थे। आगे क्या है, आगे देखो दो, मैंने बताया ना आपको, देखो 1950 में और 1970 में ऐसे दो कमेटी बनाई गई थी, कमीशन बनाई थी, काका केलकर कमीशन और बीपी मंडल कमीशन। उस कमीशन के तहत 2000 नहीं 1992 में केस आई थी जो कि बहुत फेमस केस, आपको पता होगा, इंदिरा साहनी केस 1992। ये रिजर्वेशन से रिलेटेड केस है, ये सुप्रीम कोर्ट में आई थी और इसने बोला था कि गवर्नमेंट को एक परमानेंट बॉडी बनानी चाहिए। इस केस में जो जजमेंट था वो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में ऐसा लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू गवर्नमेंट टू क्रिएट अ परमानेंट बॉडी टू entertain, examine and recommend the inclusion and exclusion of various backward classes for the purpose of benefit and protection। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपने एक परमानेंट कमीशन बनानी चाहिए, और ऐसा कमीशन जिस कमीशन के पास ये काम होगा कि अलग अलग जो बैकवर्ड क्लासेस है, समझ गए, उनको एंटरटेन मतलब उनके ये क्या एंटरटेन, एग्जामाइन एंड रिकमेंड द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ वेरियस, ये जो अलग अलग बैकवर्ड क्लासेस हैं इनको बेनिफिट एंड प्रोटेक्शन देने के लिए, इनको अगर फॉर एग्जांपल इसका मतलब वही होता है कि इनको रिजर्वेशन की स्कीम अगर हमें देनी तो ये डिसाइड करने के लिए कि ये रिजर्वेशन के मतलब ये डिजर्व करते या नहीं, इसके लिए एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए। ऐसा इंदिरा साहनी जजमेंट में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी। उसमें क्या हुआ, उसमें फिर 1993 में ऐसा 1950 मतलब हमने जो देखा ना अभी यहाँ पे देखो, ये इस मिनिस्ट्री के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी, तो स्टैट्यूटरी बॉडी बना कैसे था वो बता रहे, हम उसकी स्टोरी देख रहे हैं, समझ रहे, हम इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं। बैकग्राउंड में ऐसा बताया जा रहा है कि ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी था, बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, पर स्टैट्यूटरी बॉडी बना कैसे था, तो ऐसे दो कमीशन बने थे, काका केलकर कमीशन, बीपी मंडल कमीशन। 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट आई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो अगर किसी को आपको किसी कास्ट को जो कोई ऐसी कास्ट है जो बैकवर्ड क्लास है उसको अगर आपको रिजर्वेशन प्रोटेक्शन देना है तो वो देने के लिए एक परमानेंट बॉडी बनाओ। तो इसके चक्कर में आके जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, समझ रहे, ये बिल पास किया 1993 में, और उस एक्ट के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया। और उस कमीशन का शुरू में काम क्या था कि कौन सी जो स्टेट मतलब कौन सी कास्ट है या कौन सी जात है उसको रिजर्वेशन देना है कि नहीं, डिसाइड करने का काम इनका था। ये डिसाइड करते थे कि वो कास्ट जो बेनिफिट मतलब डिजर्व करते हैं क्या, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी कास्ट को रिजर्वेशन देना चाहिए, रिजर्वेशन अगर देना है तो आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ती, वो कास्ट सोशली बैकवर्ड है क्या, वो जो कास्ट है वो सोशली बैकवर्ड है क्या, वो जो कास्ट है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है क्या, समझे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है क्या, और इनका एजुकेशन लेवल कितना है, ये 30 चीज़ें देखनी पड़ती। तो ये काम इस बोर्ड का है, तो ये बोर्ड देखता है और फिर ये इंक्लूड करता है। फिर बाद में क्या हुआ, ये तो मतलब ये जो ये आया था एक्ट आया था उसके तहत चलो इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये जो बैकवर्ड क्लासेस ये बॉडी तो बना दी, पर बाद में हुआ क्या, 123 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 2017 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें ऐसा बोला गया, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस मोर इफेक्टिवली। ये जो बैकवर्ड क्लासेस है इनके इंटरेस्ट मोर इफेक्टिवली आपको सिक्योर करने के लिए ये बिल लाया गया। और पार्लियामेंट में फिर क्या कर दिया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है 1993 का, इसको इररिलेवेंट बिकम इररिलेवेंट आफ्टर पासिंग बिल। वो जो बिल पास हुआ उसके बाद ये जो 1993 का जो एक्ट था जिसके अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, ये एक्ट अपने आप इररिलेवेंट हो गया। और फिर इन्होंने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, 2018 में अगस्त 2018 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इन्होंने ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। तो ये फिर अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, समझ गए, पहले स्टैट्यूटरी बॉडी था अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। यहाँ तक हमने बैकग्राउंड देख लिया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये क्या है ये भी देख लिया। अब हम देखते हैं इसका कंपोजिशन स्ट्रक्चर क्या है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 5 लोग होते हैं, एक होता है चेयरमैन, एक होता है वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर होते हैं। इनका टर्म कितना होता है, टर्म होता है 3 साल का। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटअप अंडर थ्रू द 123 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, बिल आया था 2018 में, एंड 102 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 330B, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला गया है। जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया ना आपको कि सबसे शुरू में क्या था, एक ही आर्टिकल था 338, उसके इसमें था, उन्होंने इसमें क्या कर डाल दिया, नेशनल कमीशन फॉर SC को डाल दिया। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, नया आर्टिकल इंस्टॉल कर दिया 338A। इसमें इन्होंने क्या कर दिया, नेशनल कमीशन फॉर ये जो शेड्यूल ट्राइब ये डाल दिया। और फिर अभी वापस एक आर्टिकल डाला 338B, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, नेशनल कमीशन फॉर ये बैकवर्ड क्लासेस ये डाल दिया, समझ गए, बी में ये देखो इसके अंदर ये डाल दिया। इसमें कितने टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, समझ गए, दूसरे एक वाइस चेयरमैन होता है और 3 अदर मेंबर होते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनमें भी सेम चीज़ होती है,
समझ गए। 5 मेंबर होते हैं, एक होता है चेयरमैन, दूसरा होता है वाइस चेयरमैन, 3 अदर मेंबर होते हैं जिनको अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है इनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं। इनका सर्विस एंड टेन्योर कौन डिसाइड करता है, चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन और मेंबर का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही डिसाइड करते हैं। तीनों में ये चीज़ कॉमन है, अपॉइंटमेंट एंड सर्विस टेन्योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखते हैं। कंपोजिशन, इनके मेंबर कौन कौन लोग बन सकते हैं, देखो ये 4 टाइप के लोग हैं, इसमें से कोई बंदा इसका मेंबर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे चेयरमैन जो होता है वो तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है, इस बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका जो चेयरमैन अगर आप अपॉइंट करोगे, गवर्नमेंट जब अपॉइंट करेगी तो वो बंदा एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, चेयरपर्सन। उसके बाद एक बंदा होना चाहिए सोशल साइंटिस्ट होना चाहिए, और सोशल साइंटिस्ट ना 2 बंदे जो है देखो जिनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड। और ये देखो यहाँ पे मेंबर एक मेंबर होना चाहिए सेक्रेटरी, रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में, जिसने सेक्रेटरी के रैंक पे काम किया है, ऐसा एक बंदा होना चाहिए। ये 2, एक 4, 3, ये 4 और ये 5, ऐसे 5 लोग होने चाहिए। समझ के वापस बताता हूँ, चेयरमैन जो होना चाहिए उसका, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है, इसका जो चेयरमैन होता है वो एक तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर या जो है सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। एक हो गया यहाँ पे 5 लोग हैं टोटल। दूसरा जो बंदा है वो होना चाहिए सोशल साइंटिस्ट होना चाहिए। बाकी 2 बंदे ये इन ऐसे बंदे होने चाहिए जिनको बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड बहुत नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है उनके पास। और एक बंदा होना चाहिए ऐसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रैंक ऑफ सेक्रेटरी के रैंक पे इसने काम किया होगा। समझ गए, सेक्रेटरी के रैंक पे इसने काम किया होगा किसी भी मिनिस्ट्री में। ऐसे कितने 2 और 3 5 मेंबर होते हैं। समझ गए, यहाँ तक हमने देख लिया। आगे क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, मतलब इसको कैसे मिला, देखो यहाँ पे आर्टिकल 340 जो है ना वो डील करता है क्या पे, यहाँ पे देखो, डील्स विद द नीड टू इंटर अलिया आइडेंटिफाई टू सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ देयर बैकवर्डनेस एंड मेक अ रिकमेंडेशन टू रिमूव द डिफिकल्टीज दे फेस। समझ गए, ये आर्टिकल 340 ने ये डील करता है कि सोशल एंड बैकवर्ड क्लासेज के जो लोग हैं इनको आइडेंटिफाई करना और इनकी जो डिफिकल्टीज को हटा देना। तो आर्टिकल 102 जो आया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसने क्या कर दिया था, एक नया आर्टिकल इंस्टॉल कर दिया था, आर्टिकल 330B। इसके अंदर इसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को डाल दिया। और एक आर्टिकल था आर्टिकल 342A, ये आर्टिकल एक था। समझ गए, तो आर्टिकल 330B क्या है, वही सोशल एंड इकोनॉमिकल क्लासेज जो है, समझ रहे, अथॉरिटी ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, इनका काम है कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर मेजर करना सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज की। उसके बाद ये आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 342A, ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को। ये जो आर्टिकल 342A, ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है टू स्पेसिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस इन वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट है, इसमें सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको क्या करना, स्पेसिफाई करना। ये आर्टिकल एम्पावर करता है, ये इतना कुछ काम का नहीं। समझ गए, ये इतना कुछ काम का नहीं, छोड़ो इसको। समझ गए, यहाँ तक हमने ये देख लिया। उसके बाद इनके पास पावर एंड फंक्शन क्या है इनकी, समझ गए। लास्ट चीज़ हमें देखनी है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके पास क्या पावर है और क्या फंक्शन है। सबसे पहले क्या है, द कमीशन इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी अदर लॉ टू एवेलुएट द वर्किंग ऑफ सच ए सेफगार्ड। इनका काम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कमीशन का, कि इन्वेस्टिगेट करना एंड मॉनिटर करना कि सोशल एंड बैकवर्ड क्लासेस जो है इनके लिए जितने भी सेफगार्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे या हमारे देश में अवेलेबल है, किसी लॉ के तहत या कहीं पे भी, तो इनको इवेलुएट करना, वर्किंग ऑफ सच ए सेफगार्ड। सोशल और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जितने भी सेफगार्ड्स अवेलेबल किए गए उनको मॉनिटर करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना और सच ये जो सेफगार्ड्स इसको इवेलुएट करना, ये काम है, सबसे पहला काम है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। उसके बाद दूसरा काम क्या है, इट पार्टिसिपेट एंड एडवाइसेस ऑन सोशली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस एंड टू एवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ देयर डेवलपमेंट अंडर द यूनियन एंड इन स्टेट। ये क्या करना, पार्टिसिपेट करना एंड एडवाइस करना सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ये जो SEBC क्लास के जो लोग हैं ना, सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनकी सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक एंड आर्थिक, ये 2 टाइप की इनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, ये इनको पार्टिसिपेट करना, इसमें और एडवाइस करना एंड इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ देयर डेवलपमेंट। इनका जो यूनियन किसी भी मतलब यूनियन गवर्नमेंट है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, इनकी जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस है, इसको इवेल्युएट करना, ये इनका काम है। इट प्रेजेंट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये रिपोर्ट प्रेजेंट करते एनुअली सच अदर टाइम्स एज अ कमीशन मेड, मतलब अगर बाकी टाइम पे भी कर सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट को लगता है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर ST एंड नेशनल कमीशन फॉर SC, उसी की तरह नेशनल कमीशन फॉर BC जो है मतलब बैकवर्ड क्लासेस, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। आगे क्या है, व्हेन एनी सच रिपोर्ट और पार्ट ऑफ देयर ऑफ रिलेटेड टू एनी मैटर विद इन विच, मतलब अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर वो रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया और वो रिपोर्ट इन्होंने प्रेसिडेंट के पास रखा, बट अगर किसी स्टेट से रिलेटेड, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, इससे रिलेटेड कोई चीज़ है उस रिपोर्ट में, तो इनको क्या करना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या
ये क्या करते, एक कॉपी जो है समझ गए वो रिपोर्ट की, वो उस स्टेट गवर्नमेंट को भेज देते जिस स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे कुछ मतलब रोल है, समझ गए। उसके बाद क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैज़ टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस टू प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट में सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बाय रूल स्पेसिफाई। मतलब क्या करना है, देखो सोशल और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके वेलफेयर के लिए और इनके एडवांसमेंट के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को ऐसे अदर फंक्शन जो है ये मतलब डिस्चार्ज, इनको ऐसे अदर फंक्शंस को डिस्चार्ज करना है एज प्रेसिडेंट। अगर इनको बोलते हैं कि ऐसा लॉ बनाओ पार्लियामेंट में, तो मतलब ये इसको रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा लॉ बनाओ, जो कि ऐसा लॉ बनाओ जिसमें सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस इनका प्रोटेक्शन होगा, इनका वेलफेयर होगा, इनके डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पावर इनके पास जो है, इनके पास सिविल कोड की पावर है, जो का पावर नेशनल कमीशन फॉर एससी के पास भी है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी के पास भी। कौन सी पावर, पावर ऑफ सिविल कोड। सिविल कोड की पावर मतलब क्या, ये क्या पावर होती है, ये मतलब ये किसी को भी समन के लिए बोला सकते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला सकते हैं, किसी को भी अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए बोला सकते हैं, मतलब समझ रहे क्या, कोर्ट जैसे काम करता है वैसे, पर इतना ज़्यादा पावर नहीं होती, थोड़ी बहुत पावर। तो नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी के लिए पास भी ये पावर है, सिविल कोड की पावर, समझ गया आप। तो इस तरीके से हमने ये जो 5 चीज़ें थी यहाँ पे, कौन सी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है, इसमें हमने जो 5 चीज़ें थी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस होता क्या है, उसका बैकग्राउंड हमने देखा कि 338B ये आर्टिकल डाला गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। इनका उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या है, 5 लोग हैं, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर है। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनका सर्विस और टेन्योर ये भी डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैसे आया था वो भी हमने देखा था, आर्टिकल कौन सा 123 नंबर का आर्टिकल था, तो आर्टिकल नहीं एक्चुअली 123 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके तहत इसको अमेंड किया गया था। और इसके पावर और फंक्शन हमने देखे, इनके पास सिविल कोड के पावर ही, समझ गए। इस तरीके से हमने हमारा जो यूनिट था 7 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इसका जो 7 नंबर का चैप्टर है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको हमने एकदम डिटेल में देख लिया, समझ गए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इसको देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय।